पहला पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि यूपीएस पेंशन स्कीम क्या है। तो यूपीएस पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में शुरू की गई पेंशन योजना है और यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर एक निश्चित पे आउट की सुविधा देती है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर एक निश्चित भुगतान यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर कि क्या जो मौजूदा सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस को चुन सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल 2025 या उससे पहले सरकारी नौकरी में हैं उनके पास में यूपीएस चुनने का मौका रहेगा और जो सरकारी कर्मचारी इसके बाद में नौकरी में आते हैं यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में नौकरी में आते हैं तो वो भी यूपीएस को चुन सकते हैं। तो मौजूदा और नए सरकारी कर्मचारी या फिर रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि जो न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं क्या वो भी यूपीएस चुन सकते हैं। तो वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ चुन ले सकते हैं 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के पास में भी ये ऑप्शन होगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि क्या 31 मार्च 2025 और उससे पहले रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है कि हाँ, 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड थे उनके पास में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर हैं कि ऐसे कर्मचारी जो कि 10 साल कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद में यदि सेवानिवृत्त हुए हैं, सुपर एनुएट हुए हैं तो उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है तो उन कर्मचारियों के पास में भी ये ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस को चुन सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी सरकारी कर्मचारी जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कवर नहीं था, एनपीएस में कवर था, लेकिन उसकी मृत्यु यदि हो जाती है तो उसके पास में भी ये ऑप्शन होगा कि वो यूपीएस को चुन सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर था कि जो भी योग्य केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए यूपीएस चुनने के लिए कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो इसके समय बताया गया है कि 2 फॉर्म यहाँ पर हैं फिलहाल जो कर्मचारी सेवा में है उनके लिए। फॉर्म A1 है उन कर्मचारियों के लिए जो कि 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद में नौकरी में आता है और यदि वो यूपीएस लेना चाहते हैं तो उनको फॉर्म A1 भरना होगा। फॉर्म A2 उन केंद्रीय कर्मचारियों को भरना होगा जो कि वर्तमान में एनपीएस में कवर्ड हैं और वो यूपीएस चुनना चाहते हैं तो उन कर्मचारियों को फॉर्म A2 भरना होगा। इसके संबंध में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में कि ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये फॉर्म आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, यहाँ से भी आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका वेब एड्रेस आपके सामने यहाँ पर है जो कि PFRDA या फिर प्रोटीन CRA की जो वेबसाइट वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट आर टाइमलाइंस टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस बाई एन एलिजिबल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी है वो कब तक अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर अगले 3 महीने की अवधि तक यानी कि 30 जून 2025 तक मौजूदा सरकारी कर्मचारी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद में जो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं 31 मार्च 2025 तक उनके पास में कब तक अपना ऑप्शन चुनने का विकल्प मौजूद है, यानी कि क्या टाइमलाइन उनके लिए, तो उनके लिए भी 3 महीने का ही समय यहाँ पर दिया गया है। यानी कि मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी 3 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है यूपीएस चुनने का। उसके बाद में सभी के लिए जो कि पहले से सुपर एनुएटेड हो चुके कर्मचारी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके फैमिली मेंबर्स भी एनपीएस के तहत कवर थे लेकिन वो यूपीएस चुनना चाहते हैं तो उनको भी 3 महीने के अंदर ही अपना विकल्प चुनना होगा। उसके बाद में ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि नई भर्ती में आते हैं यानी न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उन्हें कितने दिन के अंदर अपना ऑप्शन फॉर्म चुनना होगा।
तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही वो गवर्नमेंट नौकरी या गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं उसके 30 दिन के भीतर उन्हें अपना विकल्प चुनना होगा कि वो एनपीएस में बना रहना चाहते हैं या फिर वो एनपीएस के तहत यूपीएस लेना चाहते हैं। तो नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में कि क्या एक बार जो ऑप्शन चुन लिया गया है उसे दोबारा बदला जा सकता है या फिर नहीं, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक बार ऑप्शन जो चुन लिया उसे दोबारा बदलने का अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये वापस नहीं बदला जा सकता। तो एनपीएस के तहत यदि आप यूपीएस लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें, एक बार जो ऑप्शन आपने चुन लिया वो फाइनल होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक आ गया कि यदि एक सरकारी कर्मचारी गिवन टाइम पीरियड में ऑप्शन चुनने में असफल रहता है, यदि वो चुनाव नहीं करता है तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी एनपीएस के अंदर ही कवर्ड माना जाएगा, उसे यूपीएस का फायदा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कि व्हाट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अंडर यूपीएस। तो पीआरएन इज ए परमानेंट अकाउंट नंबर अलोकेटेड टू सब्सक्राइबर ओपनिंग और ओपनिंग फॉर यूपीएस एंड अंडर विच ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय द सीआरए सिस्टम। तो जैसे कि एनपीएस में है उसी तरीके से पीआरएन नंबर यूपीएस में भी कर्मचारी को अलॉट किया जाएगा। और जो कर्मचारी पहले से एनपीएस में है तो उनको दोबारा से प्रान नंबर जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि वेयर द ऑप्शन फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स अंडर एनपीएस इज टू बी सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर्स। तो जो सरकारी कर्मचारी उन्हें कहाँ अपना फॉर्म ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑप्शन फॉर्म है वो ऑनलाइन या फिर फिजिकली रूप से अपने हेड ऑफ द ऑफिस को या फिर डीडीओ को जमा कराया जा सकता है। जहां पर आप एम्प्लॉई हैं तो आपके जो भी हेड ऑफ द ऑफिस है, जिस ऑफिस में आप नौकरी करना है उस ऑफिस में आपको ये जमा कराना है। आप यदि ऑनलाइन भी जमा कराते हैं तब भी आपको एक कॉपी आपके डीडीओ को देनी है, आपकी हेड ऑफ द ऑफिस को देना है। उसके बाद में से आगे की कार्रवाई आपके हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को अपना ऑप्शन फॉर्म अपनी ऑफिस को ही जमा कराना है। वेदर देयर इज ए ऑनलाइन प्रोसेस फॉर इनरोलमेंट अंडर यूपीएस। तो जो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी इनरोलमेंट रिक्वेस्ट को ऑनलाइन भी सीआरए की वेबसाइट से जमा करा सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको हार्ड कॉपी अपने ऑफिस को जमा करानी अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर कि व्हाट इज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर एनपीएस। तो एनपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, तो क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी द completed months for which UPS subscribers has rendered regular service under the central government determined by the head of the office in terms of regulation 13 of PFRDA regulations 2025. How the subscriber can obtain the status of his or her application? The subscriber can obtain the status of his or her application from CRA and respective nodal office. यदि आपको स्टेटस चेक करनी है तो आप इसको CRA की वेबसाइट पर या फिर आपके नोडल ऑफिस से भी आप उसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि विल यूपीएस सब्सक्राइबर्स विल बी एबल टू ओपन मेंटेन होल्ड वॉलंटरी एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट। यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनता है तो क्या उसके बावजूद भी वो एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट को मेंटेन कर सकता है या फिर ओपन कर सकता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि यस, सब्सक्राइबर्स ऑफ यूपीएस कैन वॉलंटरी maintain NPS Tier 1 and NPS Tier 2 accounts under all citizen model along with the UPS as a separate account within same प्रान नंबर। तो यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी जो कि यूपीएस में है उसके पास में ये भी ऑप्शन है कि वो एक आम पब्लिक की तरह अपना एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट मेंटेन कर सकता है, साथ में ही वो यूपीएस का भी फायदा ले सकता है। लेकिन एनपीएस का यदि अकाउंट मेंटेन करता है तो उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन खुद को अलग से करना पड़ेगा। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि व्हाट विल हैपन टू माई एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि जो मेरा वर्तमान में कॉर्पस है उसका क्या होगा यदि मैं एनपीएस टू ओपीएस माइग्रेट करता हूं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू ओपीएस द कॉर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर्स विल गेट ट्रांसफर्ड टू प्रान टैग्ड टू यूपीएस। तो आपका पूरे कॉर्पस को यूपीएस प्रान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। सेकंड सवाल यानी कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस वेदर न्यू प्रान विल बी इशूड। ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस द सब्सक्राइबर शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द
अर्स्टवाइल प्रान टैग्ड टू द यूपीएस। तो किसी प्रकार का नया प्रान नंबर एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन पर इशू नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी का मौजूदा प्रान नंबर है वो भी यूपीएस में वैलिड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट इज द इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉर्पस अवेलेबल इन द प्रान ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर यूपीएस। बेंचमार्क कॉर्पस इज नोशनल वैल्यू computed by CRA for comparison with individual corpus. It is based on NAV of the default investment. For more details, Regulation 12 and illustration in Schedule of Regulations may be referred। तो यहाँ पर बेंचमार्क कॉर्पस CRA के द्वारा कंपेरिजन के लिए कंप्यूट किया गया एक बेंचमार्क है, जिसके अगेंस्ट में सरकारी कर्मचारी का जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसकी तुलना की जाएगी कि कितना यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। उसी के हिसाब से सरकारी कर्मचारी को यूपीएस में पेंशन दी जाएगी। बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में अलग से वीडियो चैनल पर डाला जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यूपीएस में बेंचमार्क कॉर्पस एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसी के आधार पर सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली अंतिम पे आउट की राशि निर्भर करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो कैन एन एम्प्लॉय सेलेक्ट द पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न अंडर यूपीएस। यस, एम्प्लॉयज कैन चूज फ्रॉम रजिस्टर्ड पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट पैटर्न्स डिफाइंड बाय द पीएफआरडीए। तो सरकारी कर्मचारियों के पास में ये ऑप्शन होगा कि एम्प्लॉय का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉर्पस है, एम्प्लॉय कॉर्पस, उसको कहाँ पे निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, ये पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी का अधिकार रहेगा। लेकिन जो पूल कॉर्पस है, उस पूल कॉर्पस का पूरा इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल सरकार के पास में रहेगा। अगला पॉइंट यहां पर कि व्हाट हैपेंस इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट चूज ए पेंशन फंड। इन सच केसेस द एम्प्लॉय विल बी असाइंड द डिफॉल्ट पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिफाइंड बाय द पीएफआरडी। यदि यहाँ पे चूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट जो भी पेंशन फंड है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा पीएफआरडी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस अदर दैट डिफॉल्ट पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन भी हैं जो कि सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस कैन बी एक्सरसाइज इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी बार अपनी चॉइस को चेंज कर सकता है। तो यूपीएस सब्सक्राइबर सेल हैव एन ऑप्शन टू चेंज द चॉइस ऑफ पेंशन फंड वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस ट्वाइस इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यदि आपको पेंशन फंड चुनना है तो आप एक बार साल में चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइस यदि आपको चेंज करनी है तो आप 2 बार साल में चेंज कर सकते हैं कि आपको कहां पर पैसा लगाना है। अगला पॉइंट यहां पर कि विल द सब्सक्राइबर बी इन्फॉर्म्ड ऑफ कॉर्पस वैल्यू अपडेट्स। यस, CRA will provide details of the individual corpus and benchmark corpus in the प्रान अकाउंट स्टेटमेंट periodically। तो यहाँ पर आपको periodically आपके कॉर्पस में कितना पैसा है, बेंचमार्क का वैल्यू कितना है, इसकी सूचना आपको पीएफआरडी के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगला एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हाउ इज द अश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड अंडर यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो सुनिश्चित पे आउट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है कि द रेट ऑफ फुल अश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू सुपरएनुएशन पेएबल आफ्टर मिनिमम 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। सेकेंड, इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल। तो यहाँ पर यदि सरकारी कर्मचारी 25 साल की क्वालिफाइंग सेवा के बाद में रिटायर होता है तो रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% एक सरकारी कर्मचारी को एश्योर्ड पे आउट के रूप में दिया जाता है, यानी किसी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। उसके बाद में यदि क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है तो अनुपातिक रूप से पे आउट की राशि कम कर दी जाएगी यहाँ पर। तो रिटायरमेंट के तुरंत 12 महीने पहले की बेसिक पे का एवरेज लिया जाएगा और उसमें उसका जो 50% है वो कर्मचारी को पेंशन के रूप में या फिर पे आउट के रूप में दिया जाएगा। सेकंड यहाँ पर
कि व्हेन विल बी द पे आउट कमेंट्स इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो यदि सरकारी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो पे आउट का भुगतान कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो एश्योर्ड पे आउट का भुगतान उस डेट से शुरू होगा जब एक सरकारी कर्मचारी सुपर एनुवेशन होता, यानी कि यदि कर्मचारी सर्विस में रहता है और वो 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद सुपर एनुएट होता तो उस डेट से ही वॉलंटरी केस के मामले में भी सरकारी कर्मचारी को अंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि यदि कर्मचारी 25 साल की नौकरी करने के बाद में भी वीआर ले लेता है तो एश्योर्ड पेंशन का भुगतान उसे 60 साल की आयु होने के बाद में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर वीआर लेने का भी फायदा कर्मचारी को नहीं होगा क्योंकि पेंशन उसकी 60 साल की आयु होने के बाद में ही शुरू होने वाली है। अगला सवाल यहाँ पर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम गारंटीड पे आउट अंडर यूपीएस। यूपीएस में न्यूनतम एश्योर्ड पेंशन की राशि कितनी है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि 10 साल की सर्विस के बाद में यदि रिटायर होता है तो उस सरकारी कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये हर महीने एश्योर्ड पे आउट का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट, विल द एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस रिड्यूस इन केस ऑफ रिडक्शन इन क्वालिफाइंग सर्विस। यानी कि यदि क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है तो कैसे मामलों में पे आउट की राशि कम हो जाएगी। तो यस, यदि सरकारी कर्मचारी 10 साल कम से कम और 25 साल से कम की यदि सर्विस पूरी करता है, 10 से 25 के बीच में यदि कर्मचारी सर्विस करने के बाद में रिटायर हो जाता है तो कर्मचारी को 50% पेंशन नहीं दिया जाएगा, उसे आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। तो यूपीएस में 50% पेंशन प्राप्त करने के लिए, पे आउट प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 साल का सर्विस होना जरूरी है। यदि इससे कम का सर्विस होता है तो सरकारी कर्मचारी को 50% पे आउट का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट। द एश्योर्ड पे आउट सो प्रपोर्शनेटली रिड्यूस्ड शैल बी पेएबल एज एडमिसिबल पे आउट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एडमिसिबल पे आउट इज एज अंडर। तो पे आउट की कैलकुलेशन निम्नलिखित फॉर्मूले से की जाएगी। फॉर्मूला यहाँ पर इस प्रकार रहेगा कि एश्योर्ड पे आउट इंटू IC डिवाइडेड बाई BC इंटू 1 - FW%। तो यहाँ पर आपका जो IC है वो रहेगा आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू, BC रहेगा यहाँ पर आपका बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू, और इसमें कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर रहेंगे लेकिन फॉर्मूला इसी प्रकार से रहेगा। और द फाइनल विड्रॉल इन परसेंटेज पॉइंट्स मैक्सिमम अप टू 60% ऑफ IC और BC विच एवर इज लोअर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सरकारी कर्मचारी को पे आउट का भुगतान कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि व्हाट इज द फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस। तो यूपीएस में फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी। तो इसमें बताया गया कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट के समय पर पेंशन प्राप्त करता है उसका 60% सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। हालांकि इसे फैमिली पेंशन का नाम नहीं दिया गया है, फैमिली पे आउट का नाम यहाँ पर दिया गया है। यूपीएस में कहीं पर भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का नाम नहीं दिया गया है, ये एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर यूपीएस टू सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। यानी कि यूपीएस लागू होने से पहले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में कौन कौन से फायदे उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 4 फायदे बताए गए हैं। पहला फायदा यहाँ पर है कि उसे लमसम पेमेंट का फायदा लिया जा सकता है। मंथली टॉपअप अमाउंट्स पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ सुपरविनेशन और रिटायरमेंट, एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ एंड सिंपल इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल GPF रेट्स ऑन एरियर्स विद रेस्पेक्ट टू अबव बेनिफिट्स फॉर द पास्ट पीरियड फ्रॉम द मंथ ऑफ आफ्टर डेट ऑफ सुपरविनेशन अप टू द मंथ ऑफ प्रिसीडिंग द सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर्म्स। तो यहाँ पर रिटायरमेंट से लेकर इस फॉर्म सबमिट करने की तारीख का जो भी गैप है उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी कर्मचारी को जो पैसा जमा है उस पर दिया जाएगा। आगे बताया गया पर कि हाउ द मंथली टॉपअप अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर एम्प्लॉयज ऑलरेडी रिटायर्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 25 एंड रिसीविंग एन्युटी अंडर NPS। जो कर्मचारी पहले से ही NPS में रिटायर हो चुके हैं और वो एन्युटी प्राप्त कर रहे हैं NPS में,
तो यहाँ पर बताया गया कि सच एम्प्लॉय विल रिसीव मंथली टॉप अप अमाउंट विच विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उन कर्मचारियों को मंथली पे आउट की राशि भी निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर दी जाएगी। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट एंड अमाउंट, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। हु आर द एलिजिबल टू रिसीव अश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस, तो कौन कौन यहाँ पर अश्योर्ड पे आउट पाने के हकदार हैं यूपीएस में, ये भी यहाँ पर बताया गया। तो इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपरनेटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरविनेशन, तो यहाँ पर यदि सरकारी कर्मचारी 10 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हो जाता है तो वो सरकारी कर्मचारी सुपर एनुएशन की डेट से पे आउट पाने का हकदार रहेगा। ऐसे मामलों में कम से कम 10,000 रुपये की मिनिमम पे आउट दी जाएगी। उसके बाद में जो कर्मचारी FR 56G के तहत रिटायर हो चुके हैं उनको भी निश्चित पे आउट का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इस पर भी जो फायदा है वो डेट ऑफ सच रिटायरमेंट की तारीख से दिया जाएगा। यदि एक सरकारी कर्मचारी 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उस कर्मचारी को भी रिटायरमेंट की डेट से ही, यानी कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी करेगा उस डेट से कर्मचारी को मिनिमम पे आउट का भुगतान 50% पे आउट का भुगतान किया जाएगा। हु कैन क्लेम फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस, यानी फैमिली पेंशन का क्लेम कौन कर सकता है, तो ऐसे सभी मामले यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ने VRS लिया है या फिर कर्मचारी की डेथ हो चुकी है या फिर NPS में कोड कर्मचारी है, उसके परिजन फैमिली पे आउट का भी क्लेम कर सकते हैं। अगला यहाँ पर कि वेदर द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर मैरिड आफ्टर द डेट ऑफ सुपरविनेशन इज आल्सो एलिजिबल फॉर फैमिली पे आउट, तो यहाँ पर ये बिल्कुल मना कर दिया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की सुपरविनेशन के डेट के बाद में यदि कोई सब्सक्राइबर शादी करता है तो उसके जो भी स्पाउसेज हैं उनको फैमिली पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर लमसम पेमेंट अंडर यूपीएस, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो कि यूपीएस में, तो क्या उन्हें लमसम पेमेंट का भी भुगतान किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर कि यस ए लमसम अमाउंट इक्वलेंट टू द 1/10 ऑफ द लास्ट डॉन बेसिक पे, इसमें प्लस NPA एंड DA रहेगा, इज पेड फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर लमसम पेमेंट का भुगतान भी कर्मचारी को किया जाएगा। हालांकि राशि काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन कुछ पैसा कर्मचारी को लमसम पेमेंट के रूप में यूपीएस में भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि इज देयर एनी ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट अंडर यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड टू व्हाट एक्सटेंट, तो यदि एक सरकारी कर्मचारी के पास में क्या ऐसा मौका है, ऑप्शन है कि वो यूपीएस में रिटायरमेंट के समय पर कुछ अपना पैसा निकाल सकता है, तो यस ए सब्सक्राइबर सेल हैव एन ऑप्शन टू फाइनल विड्रॉल ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के पास में अपने इंडिविजुअल कॉर्पस या फिर बेंचमार्क कॉर्पस में से जो भी लेवल लोअर है, कम है, उसका 60% लमसम अमाउंट के रूप में या फिर यानी कि फाइनल विड्रॉल के ऑप्शन उसे मिलेगा निकालने का। तो ये कर्मचारी के लिए अच्छी राहत यहाँ पर है कि यूपीएस में रिटायर सरकारी कर्मचारी भी रिटायरमेंट के समय पर अपना पैसा जो है उसका 60% वो निकाल सकता है। व्हाट एंड हाउ मच इज फाइनल विड्रॉल परसेंटेज, तो यूपीएस सब्सक्राइबर सेल आल्सो हैव एन ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच इज एवर लोअर। इसी का वो पहले बताया गया कि सरकारी कर्मचारी NPS में से और यूपीएस में से अपना पैसा भी निकाल सकता है। हाउ द फाइनल विड्रॉल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन द बेंचमार्क कॉर्पस। मान लीजिए कि बेंचमार्क कॉर्पस से यदि कर्मचारी का कॉर्पस ज़्यादा है तो उस मामले में किस तरीके से इसे रेगुलराइज किया जाएगा। तो बताया गया यहाँ पर कि फाइनल विड्रॉल ऑफ अप टू 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज ऑन डेट ऑफ सुपरविनेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर FR 56J। तो दोनों ही मामलों में इसका फायदा उठाया जा सकता है। व्हेन विल फाइनल विड्रॉल बी एडमिसेबल, यानी कि कब फाइनल विड्रॉल का फायदा कर्मचारी को दिया जाएगा। सच फाइनल विड्रॉल शैल बी एडमिसेबल ऑन द डेट ऑफ सुपरविनेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर FR 56J। तो सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर ही फाइनल विड्रॉल का मौका दिया जाएगा। हाउ इज डियरनेस रिलीफ अप्लाइड अंडर यूपीएस, तो डियरनेस रिलीफ एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल ऑन एडमिसिबल पे आउट एंड फैमिली पे आउट। डियरनेस रिलीफ शैल बी पेएबल ओनली व्हेन एडमिसिबल पे आउट कमेंसेस, तो जिस तारीख से आपको एडमिसिबल पे आउट
शुरू होता है उस तारीख से ही महंगाई राहत भी यूपीएस में कर्मचारियों को दिया जाएगा। Whether benefits under UPS are receivable if the employee has been removed or dismissed or has resigned from the service। तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को यूपीएस का फायदा नहीं दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर एक पेज फंसा दिया गया है। अगला सवाल कि कैन ए सब्सक्राइबर मेक पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। यस, एनपीएस और यूपीएस की तरह यानी ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारी यूपीएस में भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर जो रिटर्न्स है उसका विड्रॉल का परमिशन कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन पार्शियल विड्रॉल के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल का इंतजार करना होगा, उसके बाद में ही सरकारी कर्मचारी यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल 25% तक कर सकता है। और किस किस काम के लिए सरकारी कर्मचारी यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल कर सकता है, तो उसके जो पर्पज़ हैं यहाँ पर कि हायर एजुकेशन अपने बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और दिव्यांगता से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, तो उसके लिए यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। यहाँ पर कि आगे बताया गया कि कितने मौके पर पार्शियल विड्रॉल की सुविधा का फ़ायदा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम 3 टाइम्स सरकारी कर्मचारी यूपीएस से पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी ले सकता है। यदि आपने एनपीएस में पहले ही पैसा निकाल सकता है तो उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो एनपीएस और यूपीएस दोनों को मिलाकर मैक्सिमम एक सरकारी कर्मचारी 3 बार पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि यदि एक सरकारी कर्मचारी पार्शियल विड्रॉल को दोबारा से रिक्यूब करना चाहता है तो उसकी फैसिलिटी इसमें दी गई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले पार्शियल विड्रॉल को वापस रिप्लेनिश कर सकता है, यानी कि उसे वापस पूरा जमा करा सकता है। उसके बाद में अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो कि रिलेटेड हैं आपको ऑपरेशनल इश्यूज, पेमेंट एंड बेनिफिट्स अंडर यूपीएस। इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बताया जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।